Hello students, welcome to Dakshina e-classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start another lecture of gravitation. इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. वॉट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ, जो भी ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना. ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम कांस्टेंट मान करके चलते हैं जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस अर्थ से हम दूर ना जाएं. तो जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 14th फ्लोर, 15th फ्लोर, है ना. कोई भी टॉल जो यहाँ की अर्थ की जो हाईएस्ट बिल्डिंग है उससे भी अगर हम फेंके तो फिर भी ठीक ठाक जी की वैल्यू हम वही एज्यूम कर सकते हैं. तो इसका मतलब उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो उस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकते हैं. तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं उनको, उनकी हेल्प से कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बिकॉज यू हैव एक्सेलरेशन कांस्टेंट और बाकी चीजें तो मोशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ ही रखी है. तो उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. जो भी चीजें हमने पढ़ी है, सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी ही नहीं, जो भी अब तक पढ़ा है उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. सो दीज आर द क्वेश्चंस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. और अगर कुछ समझने में आपको दिक्कत हो रही हो, so I'll just read out the question once. So first is, a stone is dropped from a bridge, reaches to the water surface in 2 seconds. उसको हमने ब्रिज से ड्रॉप किया, ठीक है. ब्रिज की कुछ हाइट होगी, वहां से हमने ड्रॉप किया तो वाटर सरफेस पे वो 2 सेकेंड्स बाद टच किया, ठीक है. जी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. मैंने कहा है जब भी क्वेश्चन में गिवन है तो 10 लेना है, अगर नहीं गिवन है तो 9.8 लेना है. बट टू मेक द क्वेश्चंस इजी, आप 10 लेकर के भी कर सकते हो. और उसके बाद फिर आप, जैसे जो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेशन लेकर के कि अगर हमने 10 लिया तो ये आया, और क्वेश्चन में अगर 9.8 लेने बोला है तो कुछ और आंसर आएगा, तो वहां पे आपका दिमाग चल जाएगा कि अगर 10 लेने से ये आ रहा है तो 9.8 लेने से क्या आएगा. बट अभी के लिए जब तक आपको गिवन नहीं है तो 9.8 लो, अगर गिवन है तो फिर तो 10 ही लेना है, ठीक है. व्हाट इज दी व्हाट इज दी स्ट्राइकिंग स्पीड ऑफ स्टोन ऑन दी वाटर सरफेस. जब वाटर सरफेस पे वो स्ट्राइक करेगा, व्हाट विल बी द स्पीड, किस स्पीड से वहां पे वो टच करेगा. जैसे कल हमने फाइंड आउट किया था कि अगर h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तो वो नीचे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, √2gh, और टाइम कितना लगेगा, √2h/g. ये हमने देखा था. तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछा है कि कितने स्पीड से वो वाटर सरफेस पे टच करेगा, ठीक है. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड यहाँ से ड्रॉप हुआ जब, तो 2 सेकेंड बाद वो नीचे पहुंचा, तो दे आर आस्किंग कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड इन द ड्यूरेशन. 2 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है उसमें स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है. थर्ड, हाउ हाई द ब्रिज इज फ्रॉम वाटर. वाटर की जो सरफेस है उससे ब्रिज कितनी ऊंचाई पर है, राइट. सो ये तीनों क्वेश्चन हमें करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर. Calculate the velocity with which the object was thrown upwards and the time taken by object to reach the highest point. ये भी हमने किया है. हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, पूरे ड्यूरेशन में टाइम कितना लगेगा, ठीक है, और कितनी स्पीड से फेंकेंगे तो किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ये सारी चीजें हमने की हैं. तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. आप या तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. कोई भी दोनों में से आप एक यूज कर लो, नो प्रॉब्लम. थर्ड क्या है, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ एंड मून. आपको मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून एंड मास ऑफ मून, सब कुछ गिवन है. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज. आपको फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, राइट. तो ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. सो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं. टेक द स्क्रीनशॉट, try to solve them and then come to see the solution. So I am going to start. So first question is, a stone is dropped from a bridge. मान लेते हैं कि ब्रिज की हाइट ये है और ये वाटर सरफेस है, ठीक है. ये है आपका ब्रिज और ये है वाटर सरफेस. तो इनके बीच में पक्का कुछ ना कुछ हाइट होगी. लेट्स से कैपिटल H. कितनी हाइट होगी, कैपिटल H. यहां से इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, टाइम लगा है 2 सेकेंड्स. टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड्स, राइट. 2 सेकेंड्स टाइम लगा है. हाइट हमें पता नहीं है. क्या क्या पूछा है कि यहाँ पे जब गिरेगा तो स्पीड कितनी होगी, राइट. वहां पे जब गिरेगा तो स्पीड कितनी होगी, हाउ हाई द ब्रिज इज, H निकालना है. और एवरेज स्पीड, 2 सेकेंड में उसकी एवरेज स्पीड क्या है, क्लियर. अब यहाँ पे हमें पता है कि हमेशा जब स्टोन गिर रहा होगा उस पे कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, G, विच इज
हमें यहाँ पे लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे गिवन है। अब सब कुछ क्या हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ब्रिज की हाइट थी, यहाँ से ऑब्जेक्ट गिरा, यहाँ से स्टोन गिरा, तो वो नीचे जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होने वाला है, उसकी स्पीड का डायरेक्शन भी नीचे होने वाला है, उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नीचे है, तो नीचे पॉजिटिव ले लेते हैं, राइट। तो नीचे हमने ले लिया पॉजिटिव, क्योंकि हम ऊपर तरफ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सब कुछ मोशन है, तो उसी तरफ पॉजिटिव ले लो, राइट। अब आपको अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो किसी भी एच हाइट से यहां से वो ड्रॉप हुआ है, स्टोन जब ड्रॉप हुआ मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। जब ड्रॉप की हम बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब ये कंडीशन कैसी हो गई, फ्री फॉल वाली कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब वो कितनी एच हाइट तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है, एच हाइट तक जाने में उसको टाइम लगता है t इज इक्वल टू √2h, why do I write 2 like this, 2h/g, टाइम इतना लगता है। और हमें बोला हुआ है कि इस h हाइट को क्रॉस करने में उसे लगा 2 सेकेंड्स, इसका मतलब हमें टाइम गिवन है, कितना लगा, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स टाइम लगा। क्या यहाँ से हम h सॉल्व कर सकते हैं, यस, 2h/g स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा 4, और g इज 10, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो यहां से आएगा h इज इक्वल टू 40 उधर गया, 2 इधर से आया, 20 मीटर। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, कि हाउ हाई द ब्रिज इज फ्रॉम वाटर, कितना है ये, इट इज 20 मीटर। ब्रिज की जो हाइट है, ब्रिज जो है वो वाटर की सरफेस से 20 मीटर की हाइट पे है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्ट्राइकिंग स्पीड ऑफ स्टोन ऑन वाटर सरफेस। तो हमने कल देखा था कि अगर h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए तो h हाइट कवर करने के बाद उसकी स्पीड कितनी होती है, √2gh। इसका मतलब व्हाट आई कैन राइट कि v विल बी √2g, और h कितना आया है 20, इसका मतलब कितना होगा 2 20 10, दिस विल बी √400, और √400 मतलब आंसर कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। सो स्ट्राइकिंग स्पीड जब वो यहाँ पे टकराएगा, वाटर सरफेस पे जब वो टकराएगा, उसकी स्पीड कितनी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 20 मीटर पर सेकेंड। इसको और एक तरीके से हम कर सकते थे, चलो आंसर क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। और एक किस तरीके से कर सकते थे, भाई ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप हुआ है, ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ, उसकी स्पीड इनिशियली 0 है, और 2 सेकेंड बाद वो वाटर पे टच हो गया। अब उस पे जब एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हर सेकेंड उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी, है ना, हर सेकेंड उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगी। तो 0 थी, 1 सेकेंड में कितनी हो गई 10, फिर और 1 सेकेंड में कितनी हो गई 20, बस उसका मोशन खत्म हो गया, 2 सेकेंड में तो उसका मोशन खत्म हो गया। हम सिर्फ ब्रिज से वाटर सरफेस के बीच में उसका जो मोशन हुआ उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इनिशियली 0 थी स्पीड, 1 सेकेंड में 10 से बढ़ रही है, तो 2 सेकेंड में 20 से बढ़ जाएगी, तो यहां जब पहुंचेगा तो स्पीड 20 होगी, बस खत्म। तो इसी चीज को आप कैसे कर सकते थे, आपको एक्सेलरेशन गिवन है, सिंपली v इज इक्वल टू u प्लस at, v निकालना है, u 0 है, a कितना है 10 है, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स है, v कितना आ गया 20, 10 इंटू 2 20, वैसे भी कर सकते थे आप। तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग द वाटर सरफेस। अब और क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 2 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ब्रिज और वाटर इसके बीच का डिस्टेंस जो कि कितना है h, विच इज 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 मीटर। लिखेंगे आप पहले एवरेज स्पीड मींस सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फिर उसके बाद लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 मीटर, टोटल टाइम टेकन इज 2 सेकेंड्स विच इज डायरेक्टली गिवन। कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। और एक मैंने बताया था आपको जब हमने एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की बात की थी मोशन चैप्टर में, कि अगर आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो डायरेक्टली कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में डायरेक्टली आप किसी इंटरवल की एवरेज स्पीड निकालने के लिए, अगर आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है और आप किसी इंटरवल की स्टडी कर रहे हैं, उस इंटरवल की शुरुआत में अगर स्पीड u है,
इंटरवल के एंड में स्पीड अगर v है तो इस पूरे इंटरवल में जो एवरेज स्पीड आएगी दैट विल बी इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। और यहाँ पे भी सेम बात है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 20 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा? दिस इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों तरीकों से 10 मीटर पर सेकेंड आया। इसको आप और भी कई तरीके से कर सकते थे, जैसे हमने स्पीड के दो तरीके देख लिए, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हमने स्पीड का ये तरीका देख लिया √2gh, ठीक है। उसके अलावा ये h को कैलकुलेट करने का हमने एक इस तरीके से कैलकुलेट किया, हमें टाइम गिवन है उससे हमने कैलकुलेट किया। अगर आप एकदम बेसिक, आप जस्ट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहते हो तो पहला स्पीड तो इससे आ जाएगी, आई विल इरेज दिस पार्ट, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो अगर आपको सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, ठीक है, कुछ अभी आपको फॉर्मूले याद नहीं करना है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन तो सारे याद होंगे ना, फॉर्मूले मत करो याद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन पे अगर करना है तो स्पीड तो हमने निकाल ली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपका मोशन क्या है? दिस इज द ब्रिज एंड दिस इज वाटर सरफेस, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट है h या फिर हाइट है h, टाइम लगा है t, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, फाइनल हमें निकालना है, और एक्सेलरेशन g है डाउनवर्ड, जो कि हमें 10 लेना है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने फॉर्मूले से कर लिया, दूसरा हमने इससे कर लिया, तीसरा 1 सेकेंड में, यहाँ पे 0 है, 1 सेकेंड में 10 से बढ़ रहा है तो 2 सेकेंड में 20 से बढ़ेगा, बात खत्म। 2 सेकेंड लगा ना टाइम टोटल, 1 सेकेंड में 10 से बढ़ रहा है तो 2 सेकेंड में 20 से बढ़ेगा, बस बात खत्म। यहाँ पे इससे फॉर्मूले से करोगे तो v इज इक्वल टू u इज 0 प्लस a इज 10, टाइम इज 2 सेकेंड्स, सो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज दिस h डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन विच इज दिस 2, या फिर कैसे कर सकते हो? v प्लस u बाई 2, उस इंटरवल की शुरुआत में वेलोसिटी प्लस उस इंटरवल के एंड में वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये आपको तभी करना है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। वो +2 मतलब +2 ही हो, ऐसा नहीं कि +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2, नो, अगर +2 है तो +2 ही हो, +10 है तो +10 ही हो, ठीक है, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो उस केस में क्या आ जाएगा? v इज 20, u इज 0 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अभी तक हमने h कैलकुलेट नहीं किया है। अब इस इंटरवल में आपको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चलना शुरू किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और वो उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो यहाँ तक, यहाँ 2 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यही मोशन है ना। इसको अगर आप हॉरिजॉन्टल में कर लो तो एक ऑब्जेक्ट है, 0 वेलोसिटी से शुरू हुआ, उसका एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन, तो 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? 2 सेकेंड में यहाँ पहुंच गया। तो यही होगा ना ब्रिज और वाटर सरफेस के बीच का डिस्टेंस या हाइट डिफरेंस। तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्या है? 0 प्लस हाफ, a क्या है? 10, टी स्क्वायर दिस इज 4। कितना आया? यहाँ से आया हमारे पास 20 मीटर्स। सो h फिर से आ गया 20 मीटर्स। और हमने कैसे कैलकुलेट किया था h? हमने कैलकुलेट किया था h यहाँ से, ठीक है। तो वो सेम ही बात है, बस यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर को उठा करके, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये डायरेक्टली 0 हो गया, s आ गया हाफ g टी स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू √2 s बाई g, और उसी s को मैंने यहाँ h लिख दिया है। तो सेम ही बात है, आपके पास हाफ, ये जो फॉर्मूला आया है ये हाफ जी टी स्क्वायर से आया है, लेकिन ठीक है डायरेक्टली याद रखने के लिए अच्छा रहता है, बट कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। इसी को आप थोड़ा अलग तरीके से लिखोगे तो 2h बाई जी बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया हाइट ऑफ द ब्रिज 20 मीटर, और अब इसको यहाँ पुट करेंगे, सो यहाँ से v एवरेज क्या आ जाएगा? v एवरेज इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ईजी, और 2-3 तरीकों से कर सकते हो आप, कॉमन सेंस लगा करके भी कर सकते हो, थोड़ा सॉल्व करके कर सकते हो, फॉर्मूला याद रख के कर सकते हो। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ट्राई द सेकंड क्वेश्चन, अगर आपने नहीं किया है तो।
और अगर कर भी लिया, ट्राई कर भी लिया था, नहीं आया, तो ये क्वेश्चन देख करके शायद आपको थोड़ा बहुत और आइडिया लग जाएगा. सो ट्राई अगेन दिस क्वेश्चन. So I'm going to erase the solution of first question. Now let's see second question में क्या कहा है हमसे. So second question में क्या है कि a stone is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 मीटर. एक स्टोन को ऊपर फेंका गया, ठीक है, कितनी स्पीड से फेंका गया हमें वो नहीं गिवन है, वो कैलकुलेट करना है. और कितनी हाइट तक जाता है वो, 10 मीटर की हाइट तक जाता है. A stone thrown vertically upward rises to a height of 10 मीटर, मतलब 10 मीटर तक गया और फिर वापस आ गया. Calculate the velocity with which the object was thrown. जिस स्पीड से उसको फेंका गया था वो हमें निकालना है. उसके बाद the time taken by object to reach the highest point. क्लियर? तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना है कि ये जो मोशन है, जैसे हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो स्पीड आती है वही स्पीड यहाँ पे आती है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, एक में ऊपर जा रहा है, एक में नीचे आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप देखो, वो पॉइंट्स कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं. तो ये पूरा जो मोशन है ना, ये इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है. ठीक है, बस डायरेक्शन कैसे हैं, ऑपोजिट हैं. तो यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा, लेट्स से t1, तो यहाँ से यहाँ आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, लेट्स से t2, तो t1 विल बी इक्वल टू t2. और हमें पता है कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसको हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं. वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, आप बाद में ये वाला मोशन भी पढ़ोगे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंक दिया तो उसका मोशन ऐसा होगा. ऐसे फेंकेंगे तो उधर जाके गिरेगा. सोच के देखो ना, सीधी सी बात है, अगर यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो कैसा जाएगा, इस तरीके से जाएगा. अभी हम कैसा फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो सीधा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा. किसी एंगल पे फेंकोगे तो ऐसे जाएगा. सो दिस विल बी द मोशन, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या है, t है, और हमें पता है कि t1 इज इक्वल टू t2 है. सो t1 और इसको भी हमने क्या लिख दिया, इसको भी t1 लिख दिया. तो t1 प्लस t1 इज इक्वल टू t, या फिर t2 प्लस t2 इज इक्वल टू t. इसका मतलब t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t बाई 2. तो इसको यहां से यहां जाने में टोटल टाइम जो है उसका, पूरे फ्लाइट का जो टाइम है, उसमें से आधा टाइम उसको यहां से यहां जाने में लगता है और फिर आधा टाइम यहां से यहां आने में लगता है. ठीक है, तो इस यहां से जो इस जगह से इस जगह का टाइम है, इसको टाइम टी हाफ कह सकते हैं, और फिर इस जगह से इस जगह का जो आने का टाइम है उसको भी टी हाफ कह सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना आता है. कितना आता था वो, t इज इक्वल टू 2u बाई जी. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता था, 2u बाई जी. इसका मतलब t बाई 2 कितना आएगा, u बाई जी. तो दिस विल बी u बाई जी, दिस इज u बाई जी. ये मैं आपको पहले फॉर्मूले से बता रही कि फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं. आपको क्या गिवन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर. इसका मतलब आपको h मैक्स गिवन है, मैक्सिमम हाइट कितना, 10 मीटर, और वो उसका फॉर्मूला क्या आता है, u स्क्वायर बाई 2g. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू g इज इक्वल टू, कुछ बोला नहीं है, इट मीन्स यू विल हैव टू टेक 9.8. सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इंटू 9.8. इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू 196. u इज इक्वल टू 196 का रूट, और ये होता है 14 मीटर पर सेकेंड. 196 इज द स्क्वायर ऑफ 14. तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 196 इज द स्क्वायर ऑफ 14. तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 14. ठीक है, तो आपके पास जो स्पीड आई, जिस स्पीड से उसको फेंका गया है, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. अब हमें दूसरा क्या निकालना है, वेलोसिटी विथ विच, ये पार्ट हो गया. द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू टी हाफ. जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, हमें टी हाफ निकालना है, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. तो कितना आएगा, u बाई जी. सो u इज 14 एंड g इज 9.8. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 10 बाई 7. इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1.4 समथिंग. तो 1.4 सेकेंड्स. सो दिस इज द
हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम। क्लियर है? और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते थे इसको? दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते थे कि यहाँ पे भाई हमें पता है कि इस पॉइंट पे स्पीड कितनी आ गई, इस पॉइंट पे स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाती है? 0। सो सिंपली इस इंटरवल में आप लगाओ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v कितना है? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0। u कितना है? 14। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि प्लस माइनस किधर लेना है। प्लस मैंने ऊपर ले लिया, सब कैलकुलेशन देख के आपको लग रहा होगा प्लस मैंने ऊपर ले लिया, इसका मतलब माइनस मुझे नीचे लेना पड़ेगा। तो u इज इन दिस डायरेक्शन, सो दैट इज प्लस 14। g इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो दैट इज माइनस 9.8। तो कितना है? 14 माइनस 9.8 इंटू टी। तो आप इससे भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये अगेन इस क्वेश्चन को आप किससे सॉल्व कर सकते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना है। जैसे यहाँ पे आपको क्या गिवन है इन दिस क्वेश्चन, हमको मैक्सिमम हाइट गिवन है, तो फिर से हम ये फॉर्मूला लगा देते। क्या निकालने बोला है? इनिशियल स्पीड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाते कौन सा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, 2as। और यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है? आपको इस इंटरवल में आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। 2a क्या है? g विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है। फाइनल वेलोसिटी तो वैसे भी 0, इस इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी इज 0, सो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एस कितना गिवन है? 10 गिवन है। सो यहाँ से आपके पास u आ जाता। फिर क्या करते हैं? आपको दूसरा टाइम निकालना है ना, तो टाइम के लिए फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ये लगाते, वहां से आपके पास टाइम आ जाता। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इक्वेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अभी धीरे धीरे याद वैसे भी हो जाएगा। और वैसे तो आपके सिलेबस में राइट नाउ फॉर्मूला नहीं है, बट ये इक्वेशंस को ही थोड़ा सा आप स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो इट विल बिकम अ फॉर्मूला। तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे 11th में जाकर के आप इतने क्वेश्चंस करोगे कि आपको शायद लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कभी नहीं भूलोगे। आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा वो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम हम लोग करते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स ट्राई दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में तो सिंपली आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, और एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आपको याद रखना पड़ेगा, याद होना चाहिए कितना है। नहीं है तो आप नोटबुक खोल करके देख लो, और वो भी नहीं करना है तो आई विल टेल यू द वैल्यू। 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो ट्राई दैट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन एंड अर्थ एंड मून? सो फर्स्ट सन और अर्थ के बीच का निकालते हैं। तो फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ तो कितना आएगा? g(m1 m2 बाई r स्क्वायर। सो दिस इज 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू यूनिट्स भी लिख लेते हैं। यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन, मीटर स्क्वायर, केजी माइनस केजी टू द पावर माइनस 2। ठीक है, दिस इज g। उसके बाद m1, सो मास ऑफ सन 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। उसके बाद मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना गिवन है? 1.5। तो स्क्वायर कर देंगे तो 1.5 का स्क्वायर भी हो जाएगा और 10 टू द पावर 22 हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, सो हमारे पास सिर्फ न्यूटन बचा। तो फोर्स कितना आ जाएगा? इस पूरे को सॉल्व करेंगे 6.673 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10 टू द पावर कितना है? माइनस 11 प्लस 30 प्लस 24 प्लस माइनस 22, सो दिस इज माइनस 33। तो यहाँ से बचा
-3 + 24 + 21, तो f इज इक्वल टू आएगा सम वैल्यू विच यू विल हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है टू द पावर 21, ठीक है ना। ये हो गया -33, तो यहाँ बचेगा -3 और यहाँ आ जाएगा 21। सो दिस मच न्यूटन्स, ये आपको कैलकुलेट करना है, इजी है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका दिस विल बी द फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। इसके बाद जो सेकेंड था मून और अर्थ के बीच में, सो एफ इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, इस बार आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट्स। उसके बाद मास कितना है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई 3.8 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 16। इसको भी सॉल्व करेंगे, आई विल जस्ट राइट द रेंज, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा 10 टू द पावर -11 + 22 + 24 -16, सो 11 एंड 16 ये बन जाएगा आपका 27, सो यहाँ से आया आपका -27, सो यहाँ आ जाएगा -3। अगेन दिस विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 21। क्लियर है। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ एंड सन एंड सॉरी मून एंड अर्थ। सो इस पे ये क्वेश्चंस कर लो, ये कैलकुलेशन पार्ट कर लो। इसके बाद अगर टाइम बचा हुआ है सो आई विल राइट फ्यू मोर क्वेश्चंस और उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो यू हैव 2 मोर क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। आपको गिवन है मास ऑफ मून इज दिस मच, रेडियस ऑफ मून इज दिस मच, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। जैसे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया, ठीक है। अर्थ पे जब हम हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो किस एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा, है ना, उस पर कितना एक्सेलरेशन लगेगा, वो हमने अर्थ के लिए कैलकुलेट किया। नाउ कैलकुलेट दैट फॉर मून। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स इज 5 न्यूटन इफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, दोनों ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल कर देंगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, देन व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स। तो आपको 5 न्यूटन से नई वैल्यू क्या बनेगी वो निकालना है। तो सॉल्व करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने ऊपर फेंका मून की सरफेस से, ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू Gm ऑफ मून इंटू m ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है। अब दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, मून पे भी लग रहा है, बट वी आर कंसर्न विद दी ऑब्जेक्ट, हमें मून से मतलब नहीं है। तो ऑब्जेक्ट का हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो इतना फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, m ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जिसको हम क्या लिखेंगे g बाद में, g ऑन दी सरफेस ऑफ मून। सो m ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया। तो हमेशा याद रखना है अगर आप किसी भी प्लैनेट पे हो और उस प्लैनेट पे अगर आपको ग्रेविटी निकालना है तो क्या आएगा, g इंटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट, सो g m बाई r स्क्वायर, हमेशा यही आएगा। जिस भी प्लैनेट पे जाओगे उस पे आपको ग्रेविटी निकालना है, तो g m बाई इट्स रेडियस, ये मास हो गया प्लैनेट का, ये रेडियस हो गई प्लैनेट की, ठीक है, किसी भी प्लैनेट पे जाओ। तो वही यहाँ पे हमें करना है 6.67 इंटू, या फिर 6.6 जस्ट उतना भी ले सकते हो, 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ मून दैट इज 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 1.74 इंटू 1 या फिर उसका स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना बन जाएगा ये 6.6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 1.74 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 10 टू द पावर -11 है, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे -23, तो 10 टू द पावर -1। मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिखूंगी, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 16.3 समथिंग, और इंटू 10 टू द पावर -1 है, तो ये बन जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अर्थ पे जो g की वैल्यू थी वो कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अर्थ पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, उस पर इतना एक्सेलरेशन लगेगा। इफ यू टॉक अबाउट मून, तो मून के केस में कितना होगा, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब लगभग इसका जो रेशियो है, ये अगर अर्थ के केस में ग्रेविटी है और ये मून के केस में ग्रेविटी है, इसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई ग्रेविटी ऑन मून इज 9.8 डिवाइडेड बाई 1.63 के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट 6 आता है। इसका मतलब जो ग्रेविटी अर्थ पे लगती है दैट इज 6 टाइम ग्रेविटी ऑन मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पे लगता है मून पे, उसका 1/6 लगता है, या फिर जो मून पे लगता है उसका 6 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे लगता है। क्लियर है? सो इसके बारे में थोड़ा आगे हम और पढ़ेंगे, बट अभी इतना कैलकुलेशन कर लिया उतना ही काफी है, बट आगे इसके बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको ये गिवन है कि फोर्स कितना है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट लिए हमने m1 और m2 मास के, ठीक है, उनके बीच में हमने डिस्टेंस लिया कितना, r। अब वो केस क्या बोल रहा है कि उनके बीच का डिस्टेंस कर दिया हमने r/2, m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस हमने कर दिया है r/2, राइट। m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस r/2 और मासेस हमने डबल कर दिए, मतलब ये हो गया 2m1 और ये हो गया 2m2। पहले m1 m2 एंड r थे, अभी 2m1 है 2m2 है और डिस्टेंस उनके बीच का हो गया है r/2, हाफ हो गया है। यही गिवन है ना। तो हमें क्या गिवन है कि इनिशियल केस में F1 कह देते हैं उसे। सो F1 कितना था, g m1 m2 बाई r स्क्वायर, जो कि 5 न्यूटन गिवन है। फर्स्ट केस में क्या गिवन है, g m1 m2 बाई r स्क्वायर इज 5 न्यूटन। और सेकेंड केस में हमें क्या बोला है कि जब हमने मासेस को डबल किया और डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ किया, उस केस में F2 कितना है, F2 इज इक्वल टू g 2m1 इंटू 2m2, नए मासेस क्या है 2m1 2m2 डिवाइडेड बाई r/2 होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, g m1 m2 इंटू 4, g m1 m2 इंटू 4 है ना, ये 2 4 हो गया, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर बाई 4। ये क्या बन जाएगा, r स्क्वायर बाई 4, ऊपर जाएगा तो यहाँ और एक 4 आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज 5 न्यूटन, ये गिवन है ना 5 न्यूटन। तो F2 कितना बनेगा, 4 इंटू 4 इंटू 5 विच इज 80 न्यूटन्स। तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए और उनके मासेस को डबल कर दिया जाए, द फोर्स बिटवीन देम विल बी 16 टाइम्स, है ना, कितना होगा 16 इंटू 5, 16 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का 16 टाइम्स हो जाएगा। सो न्यू फोर्स विल बी 80 न्यूटन। अगर आपसे ये पूछता कि फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स विल गेट इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स। और नई वैल्यू फोर्स की क्या होगी, अगर ये पूछता है तो न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी 80 न्यूटन। क्लियर है ये चीज? सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, और आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल हमने इनफ किए हैं और आपको जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी, डीपीवी मिलेगी और जो होमवर्क दिया जाएगा, डू इट प्रॉपरली, दैट इज सफिशिएंट। सो थैंक यू।